स्टूडेंट, हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो चुका था। आज हम देखेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं। ये मुझे बुक में नहीं मिला है, तो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा है, नेट पे देखा है, और एक बुक में जरा सा दिया हुआ था, तो उसमें ज़्यादा इतना दिया हुआ नहीं है, तो मैं इसके बारे में ऐसे ही आपको समझा दूंगी। थोड़ा सा मैंने लिख लिया है। ये कोहलर का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक जो थे मैक्स बर्दीमर थे और प्रयोगकर्ता थे कोहलर। इन्होंने अपना प्रयोग चिंपांजी बनमानुष पर किया था, जो जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो इनका जो सहयोग किया था इस सिद्धांत में, उनका नाम था कोफ्ता। ठीक है, और इन्होंने इस सिद्धांत का, सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ था ये सिद्धांत। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन ये फेमस कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, इन्होंने सीखने की गति को 4 प्रकार की बताई है। सीखने की गति को 4 प्रकार की बताई है। वो 4 प्रकार हैं: उन्नतोदर वक्र, सरल रेखीय, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो ये गति बताई है किस तरह से, आइए आपको जरा समझा देती हूँ। 1 मिनट रुकिए। चार प्रकार से बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है उन्नतोदर। हाथ नहीं चल रहे हैं, पता नहीं क्यों, थोड़े। तो ये जो बताया है, इसमें जो गति होती है, इसमें गति कैसे होती है? सीधी ऊपर गई और आ गई नीचे। ठीक है, इस तरह से गति होती है, ना कोई रुकावट ना वो, बस सीधी जाती है और नीचे आ जाती है। और दूसरा हमारा प्रकार था सरल रेखीय। सरल रेखीय में कैसे होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक सीधी रेखा की तरह गति होती है। ठीक है। थर्ड हमारा था मिश्रित वक्र। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मिश्रित वक्र कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें, एक सेकेंड, मिश्रित रहता है। कभी ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब एक सी गति नहीं होती इसमें। जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं इसमें। फोर्थ हमारा था, अरे सॉरी, ये हमारा फोर्थ है। थर्ड हमारा था, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा थर्ड था, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है? इसमें गति तो होती है, लेकिन धीमी 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 धीमी। तो ये हमारे 4 प्रकार थे। ये आपकी समझ में आ गई होगी। ये इन्होंने, कोहलर ने बताया है, ये कोहलर के द्वारा है। सीखने की गति 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जो कि इन्होंने अपना सिद्धांत बताया है। पहली होती है उन्नतोदर वक्र, जो कि सीधी जाती है और फिर डाउन हो जाती है। दूसरी है सरल रेखीय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीधी एक रेखा की तरह होती है। और उसके बाद नतोदर वक्र होती है, जो रुक रुक के होती है। और फोर्थ होती है मिश्रित वक्र, जिसमें गति तो होती है और डाउनफॉल भी आते हैं। तो ये इसकी 4 गति बताई हैं। ये किसने बताई हैं? याद रखिएगा, कोहलर ने। आगे देखते हैं हम इसी में। याद रखिएगा, इसमें से आ जाते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन थे। मैक्स बर्दीमर और प्रयोगकर्ता कोहलर
किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? चिंपांजी पर, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, और इनके सहयोगकर्ता थे कोफ्ता। और हाँ, इसमें देखिए 1912 में इन्होंने प्रतिपादन किया है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है 1912 और 1920 में। लेकिन इनका जो ये सिद्धांत है ये फेमस कब हुआ है? 1920 में। ठीक है, जो इन्होंने बताया है कि ये उन्नतोत्तर वक्र क्या होता है? जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र हो और बाद में मंद हो जाती है। ठीक है, उन्नतोत्तर वक्र का मतलब है, आपने जैसा कि देखा होगा, ये रेखा मैंने बनाई है कर्व की तरह, तो इसमें होती है सीखने की गति आरंभ में तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है। और सरल रेखीय में जब गति सीखने की गति समान होती है, ना कम होती ना ज्यादा होती और समान होती है। इसमें क्या होता है? एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी चीज सीखने में सहायक हो, ज्ञान सकारात्मक स्थानांतरण होता है। एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो यह क्या होता है? नकारात्मक स्थानांतरण होता है। देखिए, जब हम कोई एक चीज सीख रहे हैं और वो हमें कोई दूसरा ज्ञान सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है, तो वो कौन सा ज्ञान होगा? सकारात्मक। लेकिन जब वही ज्ञान हमें नया काम सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा तो वो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी चीज सीखने में ना तो कोई सहायता करे और ना ही कोई बाधा उत्पन्न करे तो उसे क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण। ठीक है, समझ आ गया होगा कि जब वो बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक स्थानांतरण होता है, और जब बाधा उत्पन्न नहीं करता तो सकारात्मक स्थानांतरण होता है, और हेल्प करता है तो। और लेकिन जब वो ना हेल्प करे नए ज्ञान में और ना ही बाधा उत्पन्न करे तो वो क्या होगा? शून्य स्थानांतरण। और देखिए, ये नतोदर वक्र जो है हमारा थर्ड वाला, इसमें क्या होता है? आरंभ में तो सीखने की गति मंद होती है, इसमें बाद में तेज हो जाती है। इसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा मैंने ये इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा मैंने इस तरह से होना चाहिए था। इसमें क्या होता है? आरंभ में तो गति इसकी मंद होती है और बाद में तेज हो जाती है। और मिश्रित वक्र में क्या होता है? जब सीखने की उन्नतोत्तर तथा नतोदर दोनों होती हैं तो मिश्रित वक्र होता है। मैंने जैसा कि बताया, और आपको चित्र देख के भी पता चल रहा होगा कि सीखने की गति दोनों तरह की है, कि कभी तेज कभी धीमी, तो ये क्या है? मिश्रित वक्र। ये हमारा कोहलर का अंतर्दृष्टि, या फिर क्या है इसका नाम? सूझ का सिद्धांत। याद रखिएगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मिला नहीं और ज़्यादा ये आता भी नहीं है। बस जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि इसके बारे में क्या क्या आ सकता है, तो बस वही चीज़ मैंने बताई है। ज़्यादा डीपली से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही चीज़ें बताई हैं कि ये कब प्रतिपादित हुआ और किसने किया और किस भाषा में हुआ। तो ये जर्मन भाषा में हुआ था, और इसकी ये 4 गति हैं, यही बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। इसकी जो विशेषता है ये क्या है? पूर्णाकारवाद है, संपूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। देखिए, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने जो सिद्धांत में बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि प्रयास और त्रुटि को उन्होंने महत्व दिया था। लेकिन जो ये है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला है, इन्होंने सूझ के द्वारा इस सिद्धांत को महत्व दिया है, ना कि प्रयास और त्रुटि के द्वारा। सूझ का अभिप्राय अचानक उठे ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ क्या होती है? सूझ का मतलब होता है जो ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं जो कि हमारी समस्या का समाधान कर दें। ठीक है,
सूझ द्वारा क्या होता है, सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है। ठीक है, जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें देखता है, समझता है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है। और सूझ के द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। सूझ के द्वारा, सूझ कब काम करेगी, जब बुद्धि होगी, बुद्धि काम करेगी तभी तो सूझ काम करेगी। तो सूझ के द्वारा बुद्धि की आवश्यकता होती है। और इसी तरह की जो अधिगम में क्या होता है, मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जो ये वाला जो सूझ के द्वारा जो अधिगम होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मस्तिष्क का प्रयोग होता है। और इसका जो शैक्षिक महत्व है, कोहलर का जो अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है, तत्पर होना, विषय वस्तु उचित ढंग व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का होना, रचनात्मक जो कार्य होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है, और कला संगीत के लिए उपयोगी होता है। ये इसका शैक्षिक महत्व है। क्या है शैक्षिक महत्व, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करना, तत्पर होना, विषय वस्तु उसी के उचित ढंग, संगठन व क्षमता के अनुसार होना, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होना, और क्या है, कला संगीत के लिए उपयोगी। ये इसका शैक्षिक महत्व है। देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी कैसे, ड्राइवर समस्या समाधान आधारित शिक्षा और स्वयं खोज करना सीखना, ये इनकी डेफिनेशन है। तो बस इसमें इतना ही आप लोग देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें वो ही मैंने बताई हैं। आगे हम देखते हैं जीन पियाजे। देखिए जो जीन पियाजे का है, ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे कल। तो जीन पियाजे भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जो कि अधिकतर सब में ही, सारे ही पेपरों में आ जाता है, जितने भी होते हैं एग्ज़ाम। आइए देखते हैं। तो जीन पियाजे जहाँ आ रहे हैं, वहाँ संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास, जहाँ पर ये आए संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक विकास या सिद्धांत, वहाँ जीन पियाजे का नाम तो जरूरी आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इस स्विट्जरलैंड में रहते थे। इनके सहयोगी कौन थे, बारवेल, और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। जीन पियाजे बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा की तरह देखते थे। किसकी तरह, जीन पियाजे बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा की तरह देखते थे। और इनके बारे में काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है मैं कल ही देखूं, या समझ नहीं आ रहा है। चलिए इस टॉपिक को हम कल ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, और मैं ये चाह रही हूँ कि एक एक ही हम देखें। तो आज आप लोग कोहलर का अच्छी तरह देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं आपको। एक मिनट, देखिए ये कोहलर के सिद्धांत के मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, तो बस इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह, फिर हम कल अपना जीन पियाजे का सिद्धांत फिनिश करेंगे। और जो लोग नए हैं, फिर से कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।